एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता और हम लोग कर रहे हैं टीडीएस का कंप्लीट कोर्स थ्योरिटी टू प्रैक्टिकल। हर एक एस्पेक्ट्स को यहाँ कवर कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हम टीडीएस का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस का लिंक दे दिया, आप वो वीडियोस देख सकते हो। और आज हम करने वाले हैं टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर टीडीएस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस रेट से कैलकुलेट होता है, कंप्लीट कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले तो सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो कौन से सेक्शन में होता है, वो होता है सेक्शन 192 में। क्लियर? सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बात करता है। अब देखो, जो भी इनकम आपको एज अ सैलरी मिल रही, अब सैलरी और बिजनेस इनकम में फर्क क्या होता है? टीडीएस ऑन सैलरी सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका एज एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है सामने वाले पर्सन के साथ, तो उस रिसिप्ट को हम सैलरी नहीं मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टीडीएस जो है वो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट पे डिडक्ट होगा, ना कि एक्रूअल बेसिस पे। जब आपको एक्चुअल में पेमेंट रिसीव होगी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सैलरी में एक्रूअल बेस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए, अगर आप अदर टीडीएस के सेक्शंस देखोगे ना, आपको रेट दिया हुआ है कि 10% पे टीडीएस डिडक्ट होगा, 1% पे होगा, 2% पे होगा। बट इन केस ऑफ सैलरी, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एवरेज रेट यानी कि स्लैब रेट। अब आप पूछोगे मैम स्लैब रेट क्या होता है? स्लैब रेट भी मैं आगे जाके नोट्स में आप लोगों को बताऊंगी कि स्लैब रेट होता क्या है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके लीगल कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं? ये वही बोलते हैं कि जो एवरेज रेट है यानी जो स्लैब रेट है, इसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है जी, नो इशू। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आगे जाके समझ भी लेंगे कि स्लैब रेट किस किस तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेबल करवाएंगे। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या होते हैं? देखिए, एक तो होते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको किस में रिसीव होते हैं? कैश में रिसीव होते हैं, राइट। और एक होते हैं परक्विजिट। परक्विजिट क्या होते हैं? ये आपको कैश में नहीं मिलते। ये एक तरीके से क्या होती हैं? ये एक तरीके से फैसिलिटीज होती हैं जो आपको किसने दी? आपके एम्प्लॉयर ने दी। आपको किसने दी? आपके एम्प्लॉयर ने दी, राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको करना क्या है। जो ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं, इसको भी आपने सैलरी के अंदर ऐड करके चलना। जैसे फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने आपको कुक दे दिया, एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। ये सब क्या है? ये सब नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है। अब आप पूछोगे मैम मॉनेटरी परक्विजिट होती है? नहीं, मॉनेटरी परक्विजिट नहीं होते। अगर मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कुछ मिल रहा है तो उसे हम अलाउंसेस बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी क्या होती है? परक्विजिट्स होती हैं। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है सेक्शन 192 1A 1B की अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स आपको रिसीव हुई है तो उसे आप सैलरी का पार्ट मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 192 1C। अगर आपका स्टार्टअप है और आपने स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू की। स्वीट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? अपने इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को देना। कई कंपनीज क्या करती हैं, जो नई कंपनीज होती हैं वो मार्केट में क्या करती हैं, अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं वो किसको देती है? अपने एम्प्लॉइज को देती है। अब आप बोलोगे मैम एम्प्लॉइज को क्यों देती है? एम्प्लॉइज को देखिए, या तो ये देगी फ्री, जो एम्प्लॉयर है या तो उसको फ्री देगा या फिर लेस प्राइस पर देगा। किसको? एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, सॉरी, एम्प्लॉय को ये या तो फ्री में मिलते हैं या फिर लेस प्राइस पे मिलते हैं। अब इसका मैम फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो उसको ये देता है तो उस एम्प्लॉयर को एक एक्सपेक्टेशन होती है जो एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। क्लियर? ये तो हो गया स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब। अब ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए गए, इसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। कब तक जमा करवाना है आपको? विद इन 14 डेज। आपको टीडीएस स्वीट इक्विटी शेयर पे कब जमा करवाना है? विद इन 14 डेज ऑफ अर्लीस्ट ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। जो आपने जिस साल में दिए उसके असेसमेंट ईयर से कितना? 48 मंथ्स तक। या फिर डेट ऑफ सेल ऑफ सच शेयर और सिक्योरिटी या डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें से जो भी अर्लियर है, जो भी पहले है, उसके 14 दिन तक, 14 डेज तक आपको क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। क्लियर? नाउ अगर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हैं,
अगर मल्टीपल एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो एम्प्लॉय को क्या करना है, एम्प्लॉय को एक फॉर्म होता है फॉर्म 12B, वो अपने करंट एम्प्लॉयर को देना है, यानी जिनसे वो पहले जॉब, जिसके पास वो पहले जॉब पर था उसको आप इग्नोर कर दो, जो करंट में एम्प्लॉयर है उसको वो क्या फर्निश करके देगा, फॉर्म 12B फर्निश करके देगा, ताकि जो पहले वाले एम्प्लॉयर की इनकम है, E1 में ले लेती हूँ पहले वाला एम्प्लॉयर, उसकी इनकम भी वो किसको बता देगा, E2 को बता देगा, और वो कंसोलिडेटेड इनकम पे, यानी ये वाली इनकम प्लस में ये वाली इनकम, इन दोनों इनकम्स को मिला करके इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। क्लियर है एवरीवन, मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के केस में करंट एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B भर के देना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। 12B कैसे भरेंगे प्रैक्टिकली बताऊंगी मैं। देखो, जब तक आपको थ्योरेटिकली हर एक कंसेप्ट, यानी जब बेसिक नहीं तैयार होगा ना टीडीएस का, आप लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत अकाउंटेंट्स को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली देखेंगे गूगल पे जाकर के, अच्छा इसका इतना रेट है और लगा देंगे टीडीएस। बाद में लीगल कंप्लायंसेस उनको बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो पहले एक ग्राउंड बनाओ, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो अपना एक ग्राउंड बनाओ। जो ग्राउंड है बेसिक, वो किससे तैयार होगा, थ्योरी से, और देन जो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको पकड़ बनेगी ना, बहुत मजबूत होगी। क्लियर। और नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लो। हर एक नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ। बाय चांस आपने बाद में ज्वाइन किया है ग्रुप, एडमिन को रिक्वेस्ट भेजिए, नोट्स बताइए कौन से चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। मेरे यहाँ से हमेशा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर आपको सैलरी का कोई एरियर मिला है या एडवांस मिला है तो आपको फॉर्म 10E सबमिट करना होता है। क्लियर। फॉर्म 10E आपको सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अदर इनकम पे। अब बोलोगे मैम हम सैलरी की बात कर रहे हैं, आप अदर इनकम पे कैसे आ गए। देखिए क्या होता है, एक एम्प्लॉई ने टीडीएस डिडक्ट करवाया, किससे, अपने एम्प्लॉयर से, लेकिन इसकी सैलरी के अलावा अदर भी इनकम्स है। इसकी सैलरी के अलावा अदर भी इनकम है, इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसके पास कुछ इंटरेस्ट आता है सेविंग बैंक का, कुछ इंटरेस्ट आता है किसका, एफडी का। तो इसके पास कई तरीके की इनकम्स थी। अब ये यहाँ पे क्या कर सकता है, ये अपनी अदर इनकम की डिटेल्स किसको दे देगा, अदर इनकम की डिटेल्स दे देगा अपने एम्प्लॉयर को। अदर इनकम की डिटेल्स किसको दे देगा, अपने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस रेट के अकॉर्डिंग इसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। कि और कोई इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, वो हम कंसीडर कर लेंगे टीडीएस टीसीएस ऑन परचेज ऑफ व्हीकल। अब आप बोलोगे हम परचेज ऑफ व्हीकल, देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आप किसी भी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, या आपकी खुद की भी कोई फर्म है, आपका एम्प्लॉय है, आपने अपने एम्प्लॉय का टीडीएस कैलकुलेट कर लिया कि उसका टीडीएस कितना बनता है, 20,000 रुपीज। एन्युअली मैं बात कर रही हूं, एन्युअली उसका कितना टीडीएस बनता है, 20,000 रुपीज। और क्या हुआ, इस साल एम्प्लॉय ने एक कार खरीदी, तो कार के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। उसका टीसीएस कितना था, 18,000। उसका टीसीएस कितना था, 18,000। अब आपने एज एन एम्प्लॉयर क्या किया, ये 20,000 गवर्नमेंट को जमा कर दिए, उसके 20,000 गवर्नमेंट के पास चले गए। सामने वाले पर्सन ने ये 18,000 भी गवर्नमेंट को जमा कर दिए, उसके कितने चले गए जी, 38,000। लायबल कितना था पे करने के लिए, वो लायबल था सिर्फ और सिर्फ इस 20,000 के लिए। टीसीएस ठीक है कलेक्ट होगा, मैं मना नहीं कर रही नहीं होगा, लेकिन यहां से एम्प्लॉयर ने भी पूरे जमा करवा दिए, तो यहां पे कितने जमा हो गए, उसके 38,000 जमा हो गए। यहां उसके कितने जमा हो गए जी, 38,000। बात समझ में आई आपको मेरी। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, अगर किसी अगर किसी एम्प्लॉय का टीसीएस है तो आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही मुझे जमा करवा दो, ताकि बाद में उसको लीगल कंप्लायंसेस कम पड़े। ये जो पर्सन है इसने कार खरीदी थी,
अब ये क्या करेगा, पहले तो गवर्नमेंट को यहाँ से भी जमा हो गया और यहाँ से भी जमा हो गया। अब ये गवर्नमेंट के पास जाएगा रिफंड के लिए, जी मेरा तो बस 20,000 बनता था, 18,000 तो सिर्फ मैंने जो गाड़ी खरीदी थी उसका टीसीएस था, ये आप मुझे क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसने बोला कि ठीक है भाई, सामने वाला पर्सन सीधे सीधे से मुझे टैक्स पे कर रहा है, आप उसका टैक्स टीसीएस को कंसीडर करके ही कैलकुलेट करो। गवर्नमेंट ने बोला कि 20,000 इसका किस पे बनता था जी, सैलरी पे बनता था। 18,000 का इस पर्सन का क्या था, टीसीएस था। ठीक है, ये पर्सन है, तो इसने क्या किया, इसने ये 18,000 की इंफॉर्मेशन किसको जा करके दे दी, अपने इस एम्प्लॉयर को जा करके दे दी। चलो, ये कौन है, ये है एम्प्लॉयर। इसने क्या किया, टीसीएस की इंफॉर्मेशन किसको जा करके दे दी, अपने एम्प्लॉयर को, कि सर मेरा तो ये जो 18,000 है ना, ये टीसीएस भी कलेक्ट हुआ है, तो अब एक काम करो, आप उसके अकॉर्डिंग ही मेरा टीडीएस डिडक्ट करो। अब ये टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा, अब ये क्या करेगा, इस 18,000 को कंसीडर कर लेगा और माइनस 18,000 करके सिर्फ 2,000 का टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। तो अब गवर्नमेंट के पास इसके कितने पैसे पहुंचे, 18,000 ये वाले, प्लस में 2,000 ये वाले, कितना हो गया टोटल 20,000। पे करना कितना बनता था, पे करना भी कितना बनता था जी, 20,000 ही तो बनता था पे करना। ठीक है, कितना बनता था 20,000, और 20,000 ही इसने क्या कर दिए, पे कर दिए। मेरी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से आपको टीडीएस टीसीएस भी कंसीडर करना है। अगर आपका कार परचेज पे कोई भी टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो आप उसको कंसीडर करोगे, आप उसको कंसीडर करके रेस्ट ऑफ द पेमेंट निकालोगे यहाँ पे। क्लियर। नाउ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउड नहीं है, बट अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउड होता था। अगर आपने कोई भी लोन लिया है अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे और उस लोन के ऊपर आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसकी भी डिडक्शन मिलती थी, कहाँ पे, ओल्ड टैक्स रिजीम में, अप टू 2 लाख रुपीज। बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैंने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ही आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो आपको कैलकुलेट करवा लेना है। वो डिटेल्स आपको अपने एम्प्लॉइज को दे देनी है, एम्प्लॉयर को। जब आप एम्प्लॉयर को डिटेल देंगे तो इन इनकम्स के बेसिस पे ही वो आपका टीडीएस जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। बट ध्यान रखिएगा, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि देखिए जब आप सैलरी ले रहे हो, ऑब्वियसली आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो साइड बाय साइड आप अपना बिजनेस शो भी नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयर को, तो बिजनेस इनकम इसके साथ शो मत कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, परक्विजिट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो डिस्क्लोज हो जाएंगे आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में। अब अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको हर एक जितने भी एविडेंसेस हैं या प्रूफ्स हैं किसके, डिडक्शन के और एग्जम्पशंस के, आपको उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना जरूरी है। किससे लेंगे आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आप लेंगे एम्प्लॉय से। ठीक है। और अब नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट दिया हुआ सेक्शन 192 सबसेक्शन 3, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर जो है, जो एक्सेस या शॉर्टफॉल ऑफ टीडीएस है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर एडजस्ट कर देगा। यानी आप मंथली यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर रहे हो, पहले आपने कैलकुलेशन लगाई थी कि 2,000 पर मंथ आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, आपने 6 मंथ तक किया। 7th में जाके आपको पता चला कि 6th मंथ के अंदर कोई एरियर भी मिला था, 6 मंथ के अंदर कोई एरियर भी मिला था, तो अब एवरेजली यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा होने चाहिए थे, यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा कलेक्ट करने थे। अब हम क्या करेंगे, वो 400 एक्स्ट्रा जो 6th मंथ में नहीं ले पाए वो किस में ले लेंगे, वो सब्सिक्वेंट 7 मंथ में ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 192 सबसेक्शन 4, यानी कि प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड। प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड कब टैक्सेबल होगा, कब एग्जम्प्ट होगा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपने बिफोर रिटायरमेंट ये पैसा निकाल लिया तो ध्यान रखिएगा ये आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। आपके पास 7 लाख रुपीज थे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, 8 साल हुए थे आपको काम करते और एज है आपकी 40,
तो अभी रिटायरमेंट एज तो आपकी हुई नहीं है। आपने क्या करा, वॉलेंटरली ये जो पैसा था ये निकाल लिया। यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 4 लाख, इंटरेस्ट कितना था, 2 लाख, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 1 लाख रुपए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। बट एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख रुपए। ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीजें आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट जो 6 लाख का आ गया, इसको आप लोग टैक्सेबल करोगे और इसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। इसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सैलरी के ऊपर ही टीडीएस काटना है, उसके साथ अदर भी टर्म्स ऐड होंगी। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी टर्म्स ऐड होनी है। अब जो आपका क्लाइंट है वो किससे राय लेगा, वो आप लोगों से ही तो राय लेगा ना कि किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना है, किसके ऊपर हम क्या जर्नल एंट्री करें। क्लियर। तो उसको कौन बताएगा, आप लोग ही तो बताओगे। नेक्स्ट देखिए, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यही पेमेंट मिलती, तो जो आपने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिया है, जो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है आपका, उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना रिटायरमेंट के टाइम पे। यहाँ पे अगर आपने बिफोर रिटायरमेंट लिया था तो टैक्सेबल था, बट ध्यान से देखिए आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप लोग ले रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, एग्जम्प्ट है। तब इसके ऊपर जब इनकम ही एग्जम्प्ट है तो टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन है, सीमा, 30 साल उसने काम किया, रिटायरमेंट की एज हो गई उसकी 60 की, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड से पैसा मिला कितना, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए रिसीव हुए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट। अब एग्जम्प्ट है तो टीडीएस भी इसके अंदर डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर रिटायरमेंट नहीं हुए बट ड्यू टू डेथ, आपको ड्यू टू डेथ जो आपका नॉमिनी था उसको ये पैसा रिसीव हुआ, तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। देखिए, आपके पास ये रिटायरमेंट की एज है, रिटायरमेंट की एज के बाद मिला, ये क्या है, ये रिटायर होने की एज है, रिटायर होने की एज के बाद मिला, कंप्लीटली एग्जम्प्ट। रिटायर होने की एज से पहले मिला, तो आप ये देखो कि अगर तो डेथ पे मिला है आपके लीगल हायर को, तो ये हो जाएगा एग्जम्प्ट। अगर आप जीवित हैं, डेथ का केस नहीं है, अदर देन दैट आपको किसी अदर केस में मिला है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। यानी अदर देन दैट डेथ, आप डेथ के केस में ये आपके पास टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट यही अगर अदर देन दैट डेथ आप अलाइव हैं, आप अलाइव हैं, तो उस केस में ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको सैलरी रिसीव हो रही है फॉरेन करेंसी में, अगर फॉरेन करेंसी में आपको सैलरी रिसीव हो रही है, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको फॉलो करना है टीटीबीआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। देखिए, फॉरेन करेंसी में आपको पैसा मिला, तो ये जो फॉरेन करेंसी में पैसा आया होगा ये कन्वर्ट करोगे ना आप आईएनआर में। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें, आईएनआर में। क्लियर। यानी इंडियन रुपीज में। अब इंडियन रुपीज में आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जो आपका उस दिन पे टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट है वो रेट आप लोग कंसीडर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 4000 पर मंथ मिले यूएसए से, और आपका जो टीटीबीआर है यानी उस दिन टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट जो वो 83 रुपीज है, तो आप लोग क्या करोगे, इस 4000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 83 से, कितना आ गया आपके पास, अराउंड 3,32,000। तो आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 3,32,000 की अमाउंट पर डिडक्ट करना है। इसी के रेट से आप अपने स्लैब रेट्स जो है वो चेक करेंगे। क्लियर। नाउ मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया था कि आप लोग अगर टीडीएस रिसीव कर रहे हो, अगर आप लोग टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 192, तो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आप लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला है। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, यानी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उस पर्सन के पास काम कर रहे हो, तो आपका टीडीएस 192 में नहीं जाएगा। अब आपने किसी मकान को बनाने का ठेका ले लिया, छोटी सी बात करूंगी, आपने एक
कहीं भी कोई बड़ा सारा शोरूम बन रहा है, आपने वहां पे बिजली का ठेका ले लिया कि यहाँ का सारा बिजली का काम मैं करके दूंगा। कुछ भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, रोड का ठेका ले लिया। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194J में होगा या सी में होगा। क्लियर? नाउ अब आप लोग भी तो अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन रखते हो ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का थोड़ी रखते हो। अगर कोई भी एक अकाउंटेंट है या एडवोकेट है या सीए प्रोफेशनल है, वो क्या करता है जी, ठीक है 1 साल के आपके जो एनुअल चार्जेस हैं वो ये रहेंगे। वो कोई सैलरी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होती हैं, प्रोफेशनल फीस होती है। तो वहां का टीडीएस किस में जाएगा जी? 194J में। जो मैंने आपको बोला रोड्स बनाने का ठेका लेना या अदर कंस्ट्रक्शन का लेना, वो 194C। क्लियर? पार्टनर ने अपनी रेम्यूनरेशन विड्रॉ की तो यहाँ पे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, टीडीएस आता है इस पे नो डाउट, बट 192 का टीडीएस इसके ऊपर नहीं आएगा। डॉक्टर है, पेरोल पे है तो सैलरी मानी जाएगी। अगर पेरोल पे ना होता तो उसको सैलरी नहीं मानते, तो उसको प्रोफेशनल फीस मानते। यानी डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो 194J, यहाँ पे मैंने नो लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है तो। क्लियर? अगर डॉक्टर पेरोल पे है तो वो सैलरीड है, तो यहाँ पे 192 में टीडीएस होगा। नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय अगर इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया को सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय के केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे टीटीबीआर से हम उसकी सैलरी जो है वो कन्वर्ट करेंगे, देन टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ हमें टीडीएस डिडक्ट कब करना है? हमें टीडीएस डिडक्ट करना है जी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एडवांस सैलरी हो, बोनस हो, एरियर हो, वी डोंट केयर। पैसा दे दिया, टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। मंथली बेसिस पे टीडीएस आपको जमा करवाना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ कम टू द मेन टॉपिक। मैम स्लैब रेट्स के बारे में बताओ ना, किस स्लैब रेट से कटेगा? देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। जैसे अब न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब आपको क्या दे रखे? अप टू 4 लाख 0, 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख 1 टू 16 लाख 15%। तो ये आपको अलग अलग रेट्स दे दिए। ये जो रेट्स है इन्हीं को ही हम बोलते हैं स्लैब रेट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। अब ये जो आपके स्लैब रेट आ गए, इस रेट से आप कैलकुलेट करेंगे अपना टैक्स। ठीक है, इस रेट से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? अपना टैक्स। अब आप न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप न्यू लेना चाहें न्यू ले लीजिए, ओल्ड लेना चाहें ओल्ड ले लीजिए। ये जो दोनों टैक्स रिजीम है उनसे आप कंसीडर कर लेना, जो भी आपका मिनिमम आता है। अब आपने क्या कर लिया? आपने इनकम पे टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लिया। वो जो टैक्स कैलकुलेट किया उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देना और वही एवरेजली टैक्स आपको पर मंथ पे करना है, डिडक्ट करना है उतना टीडीएस आपको। देखिए मैंने एग्जांपल भी लिए हैं, नोट्स फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और इवन जो मैं लाइव सेशंस अपनी वीडियोस के लिए लूंगी, मैं उसके लिए पहले से ही एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो ग्रुप ज्वाइन करने का बहुत फायदा होगा आप लोगों को, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 15 लाख आपकी इनकम है। क्लियर? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में कितना? 75,000 का। ऑल टैक्स रिजीम में कितने का मिलता है जी? 50,000 का। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई नेट? 14,25,000। स्लैब रेट से टैक्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे कितना टैक्स आया आप लोगों के पास? 97,500। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, 8125 पर मंथ। इतना टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, छोटी सी बात। क्लियर कर लेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या एग्जांपल लिया कि 10 लाख आपकी सैलरी है, 2 लाख इंटरेस्ट आया। क्लियर? एफडी से 1 लाख की आपकी एलटीसीजी है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, 50,000 की आपकी रेंटल इनकम है, यहां हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 13,50,000 की ये इनकम लेनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 की ले लेनी है। यहाँ पे 12,75,000 आपकी इनकम हो गई। क्लियर? इसके ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग देखेंगे जो एलटीसीजी है, देखिए एलटीसीजी 1 लाख की है तो ये आपके पास एग्जम्प्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जितना आपके पास टैक्स निकल करके आएगा उस टैक्स, यहाँ पे टैक्स एक्चुअली निकलेगा नहीं। क्लियर? रीजन बीइंग कि 1 लाख मैंने यहाँ पे एलटीसीजी ली हुई है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। कितना? 1.25 लाख तक का। तो जितना आपके पास निकल करके आएगा
आपका टैक्स आप उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली बेसिस पे आप वो टीडीएस क्या है डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को। अदर इनकम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये आपको कंसीडर कर लेनी है। नेक्स्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर हो सकती है। देखिए आपके पास ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। अगर मेनली तो अगर आप लोगों ने डिडक्शंस ली हैं जैसे एलआईसी की, हेल्थ इंश्योरेंस की, एजुकेशन लोन की, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, होम लोन की, तो ये वाले जो डिडक्शंस हैं इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है। क्लियर। बाकी ये जो फॉर्म्स है फॉर्म्स के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली साथ के साथ बताती चली जाऊंगी। और आपके पास फॉर्म 16 आपके पास जरूर होना चाहिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट है सैलरी के लिए। 24Q में इसकी रिटर्न जाएगी सैलरी की। ड्यू डेट्स की अगर हम बात करें अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट क्या होती है आपकी टीडीएस रिटर्न की 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर की आपकी 31 जनवरी और जनवरी टू मार्च फोर्थ क्वार्टर की आपकी लास्ट डेट क्या होती है ड्यू डेट 31 मई। क्लियर। तो गाइज मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपको सेक्शन 192 के बारे में बताने की। अगर आपको टीडीएस ऑफ सेक्शन 192 समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।